नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज फसलों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, क्या आधार स्तंभ है, उसको लेके आज का लेक्चर है। और मुझे लगता है कि आपने कुछ पिछला पूरा सारा कुछ कंप्लीट कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो फसलों को किस आधार पे वर्गीकृत किया गया है, किस आधार पे क्लासिफाई किया गया, बहुत सारे आधार हैं। हम यहाँ पे जो प्रमुख आधार है, उनके उपयोग के आधार पे, उनके यूज के आधार पे फसलों को किन किन भागों में बांटा गया है उसको देखते हैं। लेखपाल में इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। खाद्यान्न फसलें, तो खाद्यान्न फसलों का मतलब होता है कि प्रमुखता ऐसी फसलें जिनको खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। उनमें मुख्यतः आता है गेहूं की फसल, चावल और जौ। ठीक है, इसके अलावा और भी सारी चीजें, बाजरा, बहुत सारी, ऐसा नहीं कि यही तीन है, इसके आगे भी और सारी फसलें इसी कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो गेहूं, चावल, जौ मेन मुख्य रूप से जो है इनको हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा है दलहनी फसलें। तो दलहनी फसलें आप जानते हैं कि भारत में जो दालें होती हैं, आप सबसे पहले ये जानते हैं कि दालें जो है वो प्रोटीन का सबसे मेन सोर्स है। और प्रोटीन ह्यूमन ग्रोथ के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, मानव विकास के लिए बहुत आवश्यक चीज है। तो प्रोटीन सबसे सरल रूप में दालों में ही उपस्थित होता है, दालों में ही पाया जाता है। इसलिए दूसरी जो प्रमुख फसलें हैं वो दलहनी फसलें हैं, ऐसी फसलें जो दाल या जिनमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है ना। तो दलहनी फसलों में क्या आता है, प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। तो सोयाबीन दाल नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। अरहर, उड़द, मूंग, चना, मसूर इत्यादि और भी कई सारी, ये सब की कौन सी हैं, दलहनी फसलें। तीसरे नंबर पर फसलों का वर्गीकरण में आता है तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलों में जिनसे तेल निकाला जाता है और उस तेल को हम खाने में प्रयोग करते हैं, उसमें आता है सूरजमुखी, सोयाबीन, सरसों, ये सारी कैसी हैं, तिलहनी फसलें। उसके बाद व्यापारिक फसलें, ऐसी फसलें जो किसान इसलिए उगाता है जिसको वो सेल करके, जिसको वो बेच के मुख्यतः सीधे सीधे पैसे की कमाई की जा सके या प्रॉफिट अर्न किया जा सके, लाभ प्राप्त किया जा सके, ऐसी फसलों को व्यापारिक फसलें कहते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य व्यापारिक फसल गन्ना उगाई जाती है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। गन्ना, रबर, कॉफी, चाय इत्यादि ये सारी व्यापारिक फसलों के उदाहरण हैं। तो फसलों को उपयोग के आधार पे चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। खाद्यान्न फसलें गेहूं, चावल, जौ आदि। दलहनी फसलें अरहर, उड़द, मूंग, चना, मसूर, ये सब दलहनी फसलें हैं। तिलहनी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है, सूरजमुखी, सोयाबीन, सरसों इत्यादि। व्यापारिक फसलें गन्ना, रबर, कॉफी, चाय इत्यादि, ये सारी व्यापारिक फसलें हैं। तो इसको साथ ही साथ नोट करते चलिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, प्रमुख खाद्यान्न फसलें। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो भारत में, क्या विश्व लेवल पर, अगर विश्व स्तर पर देखा जाए कि प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले प्रमुख खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पे है। तो जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हमने बताई आपको, चावल, गेहूं, जौ, इनके उत्पादन में सर्वप्रथम या फर्स्ट पोजीशन पे आता है अमेरिका, ठीक है, यूएसए। सेकेंड नंबर पे चाइना और थर्ड पोजीशन पे अपना देश भारत है। तो प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन के शीर्ष तीन देशों में भारत का स्थान तीसरा है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे, चाइना सेकेंड पोजीशन पे और भारत प्रमुख खाद्यान्न फसलों के में तीसरे स्थान पर आता है। हर साल सरकार कितनी फसल का जो उत्पादन होना है उसके अग्रिम अनुमान अपने अभिलेखों के आधार पे, अपनी कैलकुलेशन, अपनी गणित के आधार पे, गणना के आधार पे हर साल वो कुछ आंकड़े जारी करती है। तो उसमें देखो तो फोर्थ अग्रिम अनुमान जो सरकार ने जारी किया है 2021 के लिए, तो उसमें कुल खाद्यान्न उत्पादन 308.65 मिलियन टन हुआ। कुल खाद्यान्न उत्पादन जो पहले साल या पूर्व अनुमान से 11.14 मिलियन टन ज्यादा था। इसमें सबसे ज्यादा जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ भारत में वो चावल, और दूसरे स्थान पर गेहूं। 122.27 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ, 109.52 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ भारत के अंदर।
तो फिर से आप देखो, विश्व में खाद्यान्न उत्पादन देशों में भारत तीसरे नंबर पर आता है। शीर्ष पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत है। फोर्थ अग्रिम अनुमान 2021 के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 308.65 मिलियन टन हुआ, जो कि पूर्व से 11.14 मिलियन टन ज्यादा था। इसमें चावल को 122.27 मिलियन टन और गेहूं 109.52 मिलियन टन था। ठीक है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए, खाद्यान्न फसलों की जब भी बात करते हैं और उसमें हरित क्रांति का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। ठीक है, हरित क्रांति का अगर देखा जाए तो जनक कौन था, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ये अमेरिका के निवासी थे, लेकिन इन्होंने जो अपना जो प्रयोग किया वो मैक्सिको में किया। ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, जिनको 1970 में नोबेल प्राइज भी मिला। भारत में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन थे। ये पूछा जाता है, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग। भारत में राजनीतिक जनक मींस उस समय कृषि मंत्री कौन थे, तो सी सुब्रमण्यम उस समय कृषि मंत्री थे, जिन्होंने हरित क्रांति को प्रमोट किया कि हरित क्रांति से ज्यादा फसलों को लाभ मिले। तो हरित क्रांति सिर्फ एक कोई विशेष फसल के लिए चलाई हुई योजना नहीं थी, इसमें सभी फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया। पर भारत में मुख्यतः इससे प्रभावित होने वाली जो प्रमुख फसल थी वो गेहूं थी। ठीक है, उसको मैं अभी आगे बताता हूं। तो भारत में हरित क्रांति के राजनीतिक जनक उस समय के कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम थे। गेहूं क्रांति के जनक डॉक्टर दिलबाग सिंह अठावल को भी कहा जाता है। गेहूं क्रांति, हरित क्रांति नहीं, गेहूं क्रांति के जनक डॉक्टर दिलबाग सिंह अठावल। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं की फसल पे पड़ा। गेहूं की फसल पे इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, इसलिए इसे गेहूं क्रांति भी कहते हैं। अब हरित क्रांति में क्या क्या किया गया, हरित क्रांति में क्या विशेष मुख्यतः पॉइंट थे जिन पे फोकस किया गया, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि हाई यील्ड वेराइटी, ज्यादा उत्पादन करने वाले वेराइटी मींस प्रकार के बीजों को मंगाया गया मैक्सिको से भारत में। और दूसरा, रासायनिक खादों मींस केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया गया। ड्वार्फ पौधे मींस बौने, ड्वार्फ का मतलब होता है बौने, छोटे छोटे पौधे थे, तो छोटे पौधों से क्या होता था, इंटेंसिटी ज्यादा रहती थी, मींस पेड़ एक दूसरे के काफी पास छोटे और उत्पादकता अधिक, क्योंकि हाई यील्ड वैरायटी थी। ड्वार्फ पौधे थे। मशीनरी का भरपूर प्रयोग किया गया हरित क्रांति में। ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक कौन था विश्व स्तर पे, नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें 1970 में नोबेल प्राइज मिला। भारत में देखा जाए तो एमएस स्वामीनाथन, उस समय के जो कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम, जिन्हें आप राजनीतिक जनक भी कह सकते हैं हरित क्रांति का। गेहूं क्रांति डॉक्टर दिलबाग सिंह अठावल। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं की फसल पे पड़ा, इसलिए इसे गेहूं की क्रांति भी कहा जाता है या गेहूं क्रांति भी कहा जाता है। इसमें प्रमुखता जो पॉइंट थे, जो प्रमुखता बिंदु थे, वो ये थे कि हाई यील्ड वैरायटी के बीज सीड्स को मंगाया गया, हाई यील्ड वैरायटी के बीजों को मंगाया गया, ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक कह सकते हो, उनको प्रयोग किया गया। पौधे लंबाई में कम, उत्पादकता में अधिक सक्षम थे, तो ड्वार्फ पौधे थे, छोटे पौधे थे। और मशीनरी का भरपूर प्रयोग किया गया। जब मशीन्स इजिली अवेलेबल होंगी फार्मर्स को, मशीन्स आसानी से किसानों को उपलब्ध होंगी, तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता पाई जा सकती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में इसको नोट करिए। अब अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हरित क्रांति के समय भारत ने मैक्सिको से जो बीज मंगवाए थे गेहूं के, उनका नाम क्या है। तो हरित क्रांति के समय भारत ने मैक्सिको से निम्नलिखित प्रजातियां मंगवाई। पहला कौन था, सोनारा 64, जिसको सरबती सोनारा भी कहते हैं, भारत में उगाया जाने वाला। ठीक है, अगला लरमा रोजा 64, जिसको पूसा लरमा भी कहते हैं। ये दोनों प्रजातियां पंजाब में
उगाई गई। आप सब लोग जानते हैं कि गेहूं उत्पादन में पंजाब पूरे भारत में बहुत आगे है। हालांकि अभी गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भी विशेष स्थान है और उसमें उत्तर प्रदेश में गोरखपुर गेहूं उत्पादन में शीर्ष पर आता है। तो ये कुछ हरित क्रांति से संबंधित और खाद्यान्न फसलों से संबंधित प्रमुख कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब अगली क्लास में मैं आपको हरित क्रांति का जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूं की प्रजातियां, गेहूं में पाए जाने वाले प्रमुख रोग और उनका किस तरीके से निराकरण किया जाता है, ये अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। आज की आपको क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में कमेंट करके। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जहां पे आप अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। लेखपाल की ग्रामीण परिवेश से जितना संबंधित कोर्स है मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा और बहुत जल्दी अदर कक्षाएं भी मैं शुरू करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।